जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा 3 सेट हो चुका है क्राउन पब्लिकेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, दरोगा 16 जुलाई को पेपर है उसके लिए। तो ये हमारा होगा सेट नंबर 4। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनका गृह त्याग। जब उन्होंने 29 ईयर के जब थे, 29 वर्ष के, तो उन्होंने उस समय गृह त्याग किया था और उसी को जो है जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें महाविनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो वे आपके हैं जैन। ठीक है, प्रभासगिरी जो है उनका जैन धर्म से संबंध है और ये छठा तीर्थंकर पद्म प्रभु से आपका संबंधित है। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जो कौशाम्बी में है और पद्म प्रभु जो है इनका प्रतीक था लाल कमल। नेक्स्ट है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो देखते हैं कि किसने जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत जिनको कहा जाता है भारतीय चिकित्सा पद्धति का एवं शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, सुश्रुत, उन्होंने यहाँ नहीं ली थी शिक्षा। बाघभट्ट की बात करें क्योंकि ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। ठीक है, और बाघभट्ट की अगर बात करें तो जिन्होंने लिखा है अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय, तो इन्होंने भी जो है यहाँ पे बाघभट्ट ने यहाँ पे शिक्षा नहीं ग्रहण की थी। तो तक्षशिला में कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे चरक, जीवक। ठीक है, जीवक हो गए, चरक हो गए, बौद्ध विद्वान वसुबंधु और चाणक्य, ये सब आपका शिक्षा लिए थे। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जीवक और चरक जो है, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, ये सब और चाणक्य यहीं से तक्षशिला से इन्होंने शिक्षा ली थी, जबकि सुश्रुत और बाघभट्ट ने नहीं ली थी। नेक्स्ट है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध हैं। तो ये आपका हो जाएगा वैष्णव धर्म से रिलेटेड है आपके चैतन्य महाप्रभु, जिनका बचपन का नाम क्या था, निमाई था। और इन्होंने जो है भक्ति परंपरा में अचिंत्य भेदाभेदवाद, ठीक है, इन्होंने कौन सा परंपरा अपनाया, तो भेदाभेदवाद दर्शन। ठीक है, इस दर्शन को इन्होंने प्रतिपादित किया था, भेदाभेदवाद। ओके, और इनको क्या कहा जाता था, तो इनको गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता था। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता था। चैतन्य ने अगर बात करें कि बिहार में उन्होंने कहा, तो चैतन्य ने अपना अधिकांश समय जो है बिहार के गया में व्यतीत किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। तो ये लिखने वाले हैं जहांगीर। जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा, उनका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, और ये फारसी में लिखी थी। अपना वो जो है लगभग स्टार्टिंग जिस दिन से उनका जिस साल से उनका जो सिंहासन पे वो बैठे थे, शासक था जहांगीर, तो अपना 17 साल तक लिखता रहा तुजुक ए जहांगीरी। और उसके बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ होने लग जाती है तो वो किसको दे देता है, बख्शी मोतबिंद खां को दे देता है। और उसके बाद 2 साल के बाद जो है उसको कंप्लीट करता है बख्शी मोतबिंद खां। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए, मान ले जाए जहांगीर ना रहे वहां पे, बख्शी मोतबिंद खां रहे, तो भी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लेकिन अगर जहांगीर ऑप्शन रहेगा तो जहांगीर होगा। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो ये किसके पास थी, तो ये मराठा प्रशासन था। ठीक है, अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान में क्या होता था कि 8 मंत्रियों की परिषद होती थी और ये किससे संबंधित था, तो ये कहा जाता है कि कुछ तत्व जो है मुगल के थे उस समय और कुछ दक्षिणी व्यवस्था के थे। तो अष्टदल, हमें पता है कि अष्टदल जो है वो किसका था, तो विजयनगर प्रशासन में था। और अगर अष्टप्रधान हो जाए तो मराठा हो जाएगा और अष्टदल हो जाए तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, तो अष्टप्रधान में 8 मंत्री के बारे में जानते हैं थोड़ा। पेशवा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता था। दूसरा नंबर पे अमात्य, जिसको मजुमदार या वित्त मंत्री हो गया। तीसरा नंबर पे सचिव हो गया या सुरनबीस, ये पत्राचार विभाग से होता था, सुरनबीस। चौथा नंबर पे मंत्री, जिसको वाकया नवीश कहा जाता है। ठीक है, ये दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। 5वां नंबर पे सेनापति, जिसे सरे नौबत ये मुगल में कहा जाता है, तो सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का ये प्रबंध करता था। दबीर या सुमंत जो होता था विदेश मंत्री होता था, मुगल में बात करें दबीर तो विदेश मंत्री होता था। पंडित राव, ये क्या करता था, धार्मिक बातों में छत्रपति का परामर्श दाता होता था। न्यायाधीश, जो न्याय विभाग होता था। तो इसका ऑलमोस्ट चीज हम देखें तो मराठा में जो ये वाला पोस्ट है पेशवा, तो उसका जो नाम सब है वो मुगल से रिलेटेड है। और जो 8 प्रधान जो इन्होंने मंत्रियों का जो अष्ट प्रधान कहा, तो ये आपका जो है साउथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए।
तो वही 1700 टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कब मारे गए, तो 1799 में वो मारे गए थे। ठीक है, उनके कौन कौन उनके खिलाफ था, अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, तो अंग्रेजों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों का साथ जो है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799, और इसमें जो है अंग्रेजों का साथ दिया था मराठा ने और निजाम ने। इन तीनों ने मिल करके टीपू सुल्तान पे आक्रमण किया था, और उसके बाद वहां पर 1799 में उनका डटकर मुकाबला करते हैं टीपू सुल्तान, और वहां पे वीरगति को प्राप्त करते हैं। बेलेजली को जो है मैसूर राज्य का जितना भी उस समय में, तो मैसूर राज्य उस समय कौन था 1799 में, तो बेलेजली था। तो बेलेजली को उस समय क्या बोला गया था, तो मार्किव्स की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मार्किव्स की उपाधि दी गई थी। और उसके बाद जब टीपू सुल्तान का मतलब ये डेथ हो जाता है, तो उसके बाद किसको बिठाया जाता है, तो एक छोटा सा बच्चा अबोध बालक को बिठाया जाता है जिसका नाम रहता है कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने कहा था, उसको जो है शासक की गद्दी पे बैठाया गया था, कृष्णदेव राय नाम था उस बच्चे का। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य नहीं है, तो ये कहा था स्वामी दयानंद ने। ठीक है, स्वामी दयानंद क्या है कि वो पुरानी मान्यताओं या वैदिक मान्यताओं को चाहते थे कि फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, यानी पुनर्गठित किया जाए। ठीक है, और उन्होंने जो दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें भी उन्होंने ये बात कही है। उनका तीन स्टेटमेंट है जो हमेशा कहीं ना कहीं रहता ही है। तो पहला उन्होंने ये कहा था कि कोई कितना भी कहे पर स्वदेशी राज सर्वोपरि होता है। ये दयानंद सरस्वती ने कहा कि कोई कितना भी कहे स्वदेशी राज्य जो है सर्वोपरि होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यह सुखदायक नहीं हो सकता। ठीक है, उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता। तीसरा उन्होंने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य नहीं है। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, तो वो है रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक है, रॉलेट एक्ट का बनना, उस समय जो रॉलेट एक्ट बनाया गया था, तो उसके बाद ही जो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, इसके खिलाफ में जो चल रहा था यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो मीटिंग चल रहा था, तो उसमें जो है जनरल डायर ने जो है बहुत सारे लोगों को अंधुना मतलब अचानक से एकदम गोली चला दी थी, जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। अगर हम बात करें कि सरकारी रिसोर्सेस कितना बताते हैं, जो सरकारी स्रोत हैं उनका कहना है कि सिर्फ 379 व्यक्ति मरे थे, 379 व्यक्ति ही मारे गए, ये कहना है सरकारी रिपोर्ट में। पता ही है कि सरकारी रिपोर्ट गलत ही रहता है। जबकि जो गैर सरकारी रिसोर्सेस हैं, गैर सरकारी स्रोत, उनका कहना है कि 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। तो याद रखिएगा, सरकारी में कभी पूछ ले कि जलियांवाला बाग में सरकारी रिपोर्ट स्रोतों के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे, तो 379। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जब उनका क्या हुआ था कि त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है, उसमें जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी वहां पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी जाते हैं, जिनके उनके खिलाफ कौन थे, तो पट्टभी सीतारामैया थे, वो उसको पराजित कर देते हैं और सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्षता जीत जाते हैं। तो गांधी जी को ये चीज सही नहीं लगता है, तो ये चीज देख करके गांधी जी का मतलब सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि वो अपना रिजिग्नेशन दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके जगह पर सुभाष चंद्र बोस की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय अध्यक्ष संभालते हैं त्रिपुरी का 1939 में। और रेजिग्नेशन देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और ये संगठन जो था वामपंथी विचारधारा से प्रेरित था, और गांधी जी इसलिए नहीं नाराज थे कि सुभाष चंद्र बोस बने, जबकि उनको बहुत मानते थे। बात ये था कि वो नहीं चाहते थे कि जो सुभाष चंद्र बोस जो है वामपंथी विचारधारा से वो प्रेरित इंसान थे, इसलिए चाहते थे कि वो सब कुछ शांति शांति से हो। अगर कोई उग्र विचार का लोग आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो ये हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य के द्वारा आपका भारत श्रीलंका से अलग होता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो गारो हो गया मेघालय, ये तो सही है, गारो मेघालय। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हमारा है मिरी की पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मिरी की पहाड़ी आपका अरुणाचल प्रदेश में, वहीं अगर मिकिर आ जाएगा तो असम में। याद रखिएगा, मिरी आपका अरुणाचल में है और मिकिर असम में है।
फिर अगर बात करें कोल्लई मलाई, तो कोल्लई मलाई आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। और दालमा, दालमा आपका झारखंड हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 1324 ए नंबर। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य का नाम बताना है। तो आपका सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया, राजस्थान हुआ, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है। तो अरब सागर में वही नदी गिरेगी जो एस्चुअरी बनाती है, तो वो बनाती है आपका नर्मदा और ताप्ती, तो यानी ताप्ती हो गई, ठीक है। और बाकी अगर बात करें गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सब आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है किससे। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदानों में जो है शीत ऋतु में बारिश होती है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसका। तो वो हो जाएगा आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य, जो आपका ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे तो देखिए मेनली कौन सा काउंट होता है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है, इसमें काउंट होता है, इसलिए हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है क्योंकि इसका देख रेख में आपका 4 राज्य लाभान्वित कौन होते हैं, तो 4 राज्य, लेकिन भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना 3 लोगों को ही काउंट करता है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। 4 राज्य में कौन कौन सा किनको किनको बेनिफिट मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश को मिलेगा क्योंकि उसी के सतलज नदी पर जो है भाखड़ा गाँव में, हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर जिला है उसके भाखड़ा गांव में आपका सतलज नदी पर ये बांध बनाया गया है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को तो मिलेगा ही, इसके साथ ही आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान, ये 4 राज्य को लाभ मिलता है। भारत की सबसे बड़ी जो है गुरुत्वीय बांध है 1963 में, 1963 में, ठीक है, 1963 में जो है इसको बनाया गया था और ये सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है आपका कौन, भाखड़ा नांगल बांध, और एशिया की ये दूसरी ऊंची बांध है, ठीक है। और इस बांध के पीछे जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था। तो वो गेहूं था, ठीक है। फर्स्ट वाला जब होता है, ठीक है, 1966 से 1967 से 66-67 में जब आपका हरित क्रांति फर्स्ट होता है तो उसमें आपका लाभ किसको मिलता है, तो गेहूं फसल को सबसे ज्यादा लाभ होता है। उसके बाद आपका जो है चावल की खेती पर भी देखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो है गेहूं को मिला इसका लाभ। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो मक्का हो गया उत्तर प्रदेश, जूट हो गया पश्चिम बंगाल, कपास हो गया महाराष्ट्र और सोयाबीन। सोयाबीन आपका इसलिए गलत है क्योंकि सोयाबीन में जो है आधा से ज्यादा लगभग 50% उत्पादन करता है एमपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं। सबसे ज्यादा 50% कौन करता है, 50% प्लस ही है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो कर्नाटक जो है वो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का जो है प्रोड्यूसर है, ठीक है। इसके हिसाब से बात करें तो कर्नाटक पहला नंबर पे हो जाता है, दूसरा नंबर पे तेलंगाना, तीसरा नंबर पे राजस्थान है, ठीक है, चौथा नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से बात करें तो कर्नाटक पहला, तेलंगाना दूसरा और राजस्थान तीसरा, 3 काफी है। नेक्स्ट है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। और हम बात करें कि अगर आईसीएआर के थ्रू जो है कितना संस्थान इसमें बनाया गया, इसका 3 क्षेत्रीय ब्रांच बनाया गया है, ठीक है। एक आपका बिहार का मुजफ्फरपुर में है जिसका नाम है IISR रीजनल सेंटर मोतीपुर मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा बिहार का एक पार्ट है मुजफ्फरपुर। दूसरा अगर बात करें तो कोयम्बटूर में है जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु। तीसरा हम बात करें तो महाराष्ट्र में है बायोलॉजिकल कंट्रोल सेंटर प्रवरा नगर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो है कितना समय लगता है, तो लगभग 25 करोड़ वर्ष उसको लग जाते हैं। और परिक्रमा का जो ये 25 करोड़ अवधि होता है ये इसी को कह लेते हैं क्या, कॉस्मिक ईयर या फिर ब्रह्मांड वर्ष, इसी को कहते हैं। 25 करोड़ वर्ष लग गया। आकाश गंगा का जो सेंटर होता है उसको सूर्य को जब
जो सूर्य जो होता है, जब उसका सूर्य को कितना समय लगता है चक्कर करने में, तो 25 करोड़ वर्ष। और ये 25 करोड़ वर्ष आपका क्या कहलाएंगे? ब्रह्मांड वर्ष। नेक्स्ट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? तो वो आपका हो गया सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। ठीक है, कौन कौन हो गया? इथियोपिया हो गया, इरिट्रिया भी आता है, ठीक है, सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, ये 4 है, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका जो है आपका पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 9000 पक्षी अलग अलग प्रजाति के होते हैं, लगभग 40% से ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है। पूरे दुनिया के प्रजाति जो है 40% से ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो आपका है होन्शु। ठीक है, होन्शु द्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे अगर जापान में बात करें तो जापान में लगभग 6000 से ज्यादा द्वीप है, जिनमें 5 जो है सबसे बड़े द्वीप हैं। पहला नंबर पे आपका आ जाता है होन्शु। दूसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो वो आपका आ जाएगा होक्काइडो। ठीक है, होक्काइडो नहीं, क्यूशु आएगा। होन्शु पहला है, फिर आपका होगा क्यूशु, उसके बाद फिर आपका आएगा होक्काइडो और फिर आएगा आपका शिकोकू, फिर ओकिनावा। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा याद रखिएगा होन्शु द्वीप है। ठीक है, होन्शु द्वीप में जो है, होन्शु द्वीप में और क्या है? होन्शु द्वीप में बहुत बड़ा जनसंख्या भी है जापान का, क्योंकि इसी पे जो है उसका कैपिटल यानी टोक्यो, उसकी राजधानी यहाँ पे स्थित है। साथ में नागोया, याकोहामा, कावे, कावासाकी, क्योटो, ओसाका, ये सब जो सिटी है ये भी आपका होन्शु द्वीप पे, इसलिए होन्शु सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे 1946 में, यानी 2 सितंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है क्या अपना अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया था। कब? तो 2 सितंबर 1946। इसके अध्यक्ष माउंटबेटन थे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनाया गया था उस समय। ठीक है, तो इसका जो हो गए उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर अध्यक्ष कह दे तो माउंटबेटन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो वो है बिहार। ठीक है, तो बिहार में क्या है? बिहार को कभी भी विशेष दर्जा नहीं दिया गया। ये विशेष दर्जा का जो विशेष फॉर्मूला, ठीक है, कि किसको विशेष दर्जा दिया जाए, तो इसके लिए किसका फॉर्मूला सुझाया गया था? तो गॉडगिल ने ये फॉर्मूला सुझाया था और उसी के आधार पे विशेष श्रेणी का दर्जा अभी भी प्रदान किया जाता है। 1969 में विशेष दर्जा का जो है गॉडगिल फॉर्मूला आया था। इसमें लगभग कितना अभी तक है? तो अभी तक 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है, जिसमें से 3 हिमालय क्षेत्र है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और पूर्वोत्तर है बाकी मणिपुर हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बट ये राज्य परिषद नहीं है, राज्यसभा है। ठीक है, हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हो, राज्य परिषद लिखा गया हो, पर ये राज्यसभा है। तो राज्यसभा में क्या होता है? प्रस्ताव जाता है और वहां पे पारित होता है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 67 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा के कैसे हटाया जाएगा? तो राज्यसभा के जो तत्कालीन समस्त सदस्य होंगे उसके बहुमत से, ठीक है, बहुमत से पारित हो जाता है, और जिससे लोकसभा भी क्या है? एग्री होती है, सहमत होती है। तो उस तरीके से उसको हटाया जा सकता है, किसको? उपराष्ट्रपति को। लेकिन इसकी सूचना कब देनी होगी? तो कम से कम 14 दिन पूर्व, जैसे उस समय महाभियोग के समय भी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है राष्ट्रपति को, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति को जब हटाना है राज्यसभा से तो 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होगी। तो ये हो जाएगा, राज्यसभा नहीं है, राज्यसभा है ये, राज्य परिषद नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोकसभा के सभी सदस्यों से बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ठीक है, ये हो गया बी। ये 94 में, आर्टिकल 94 में दिया हुआ है कि अध्यक्ष को अगर पद रिक्त करना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को रिक्त करना है,
तो उनको क्या करना होगा कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। 94 का सी में ये दिया हुआ है आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है भाई ये, तो ये नीचे दिए गए ये अच्छा समिति है और ये तदर्श समिति। अच्छा इसे क्या क्या बना था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लोक लेखा समिति किससे रिलेटेड है। तो लोक लेखा समिति आपका वित्तीय समिति से रिलेटेड है, ठीक है। याचिका समिति किससे रिलेटेड है, तो ये आपका याचिका कार्यकारी समिति से रिलेटेड है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति किससे रिलेटेड है, तो ये तदर्क समिति से रिलेटेड है। विभागीय समिति की बात करें तो स्टैंडिंग समिति से ये रिलेटेड है। तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा ये बी सी नंबर, ठीक है, ये सी हो जाएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। लोक लेखा समिति आपका वित्तीय समिति से रिलेटेड है। याचिका समिति कार्यकारी समिति से रिलेटेड है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ समिति से रिलेटेड है। वहीं विभागीय समिति जो है स्टैंडिंग समिति से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा, तो राज्य की विधायिका के द्वारा जो है उसका उस अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। ये किसमें दिया है, तो अगर हम बात करें राज्यपाल के अध्यादेश की तो वो हो जाता है 213, ठीक है। 213 के तहत वो अपना अध्यादेश जारी करता है, जिसमें 213 के 2 के क के अनुसार है कि अध्यादेश राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। और इसका कितना ही रहेगा, अनुमोदन जो रहेगा वो कितना दिन तक उसका रहेगा, तो ये रहेगा 6 सप्ताह के अंदर, ठीक है। 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन देना राज्य विधायिका के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, तो ये है कोलकाता, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप में से हाईकोर्ट में किस एक का क्षेत्राधिकार है, तो कोलकाता है। 7 अभी वर्तमान में बात करें तो 7 ऐसा हाईकोर्ट है जिसका अधिकारिता अगर बात करें तो एक से अधिक राज्यों पे। कौन कौन सा है, कोलकाता का हाईकोर्ट हो गया, मुंबई हाईकोर्ट हो गए, मद्रास हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। ये हो गए 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ये तो सत्य है। दूसरा है कि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, तो ये तो सही है, ठीक है, सत्य नहीं है बोल रहा। योजना नहीं, भारत में नियोजन के लिए जो सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग नहीं है। पहले जो है योजना आयोग तो अब खैर खत्म हो गई, तो पहले क्या था कि सर्वोच्च निर्णय संस्था कौन होता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद होता था, ठीक है। और योजना आयोग का सचिव पहले राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता था, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। तो अब तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी खत्म हो गया, योजना आयोग भी खत्म हो गया, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा बी। पहले तो था ना सर्वोच्च निर्णय संस्था, योजना आयोग नहीं था बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये आपका जो है आच्छादित नहीं है। जबकि किसी दल के साथ एक साथ पूर्ण दल बदल, ये दल बदल कानून में आता है। एक साथ लघु दल बदल, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदाता करना, ये भी दल बदल के अंदर आएगा। जबकि किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये नहीं आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा PVN राव समिति जो है ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। बाकी LM सिंघवी जिससे हमें इसने रिकमेंड किया था किसके लिए कि संवैधानिक बनाया जाए पंचायती राज संस्था को। अशोक मेहता समिति जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ही करता है। बलवंत राय मेहता जो त्रिस्तरीय, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन आता है, तो ये आपका हो जाएगा कमांडर, ठीक है। भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें
तो थल सेना की हम बात करें तो कैसे कैसे इसका रैंक होता है, तो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, तो उसके बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल। वहीं वायुसेना की बात करें तो फ्लाइंग ऑफिसर पहले होगा, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ठीक है। नौसेना तो सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर बनता है कैप्टन, फिर बना जाता है कमोडोर, फिर रियर एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर एडमिरल। ठीक है। तो ये सब याद रखना चाहिए, ये जरूरी होता है, कभी भी क्वेश्चन में आने का चांसेस रहता है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है, तो वो है चमगादड़ है। ठीक है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, चीन में, इंडिया में, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में ये पाया जाता है, जिसको कहा जाता है ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट कहा जाता है इन चमगादड़ों को। तो नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत रत्न से 1987 में दिया गया था, और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि केनान शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये स्नूकर से संबंधित है केनान। ठीक है। केनान में क्या होता है कि जब क्यू गेंद और दूसरे खिलाड़ी का जो क्यू गेंद होता है ना, जब किसी का क्यू गेंद और दूसरे खिलाड़ी का क्यू गेंद और लाल गेंद को एक ही शॉट में मारा जाता है तो उसको कहा जाता है कैनन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है। तो पहला आपका क्या है, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा तो दिया था आपका 1971 में, और उसको मुख्य रूप से किसमें शामिल किया गया था, जब तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था और चौथी में इसका नारा दिया गया था। ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हरित क्रांति की बात करें तो 1966 में। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, पहला आपका हरित क्रांति होगा 66-67, उसके बाद आपका हो जाएगा ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीबी हटाओ होगा। तो 3, 2, 1। ठीक है। 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाले कर को कहा जाता है आपका स्टेट ड्यूटी। ठीक है। और इसको एक टाइप से कहा जाता है मृत्यु कर भी कहा जाता है। स्टेट ड्यूटी को मृत्यु कर भी कहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति है वो मर चुका है और उसका प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस पर टैक्स लग रहा है उस व्यक्ति के नाम पे, तो ये हो गया आपका मृत्यु कर भी इसे कहते हैं। तो जो आयात और निर्यात पे लगाया जाने वाला जो टैक्स है उसको क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं या सीमा शुल्क। ठीक है। आयात निर्यात पे लगाया जाने वाला कर को सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी कहते हैं। वहीं बात करें कि कंपनी के शेयर से जो प्राप्त लाभांश होता है डिविडेंड। ठीक है। तो डिविडेंड या संचित संपत्ति पर जो लगाया जाने वाला कर है उसको कहते हैं संपत्ति कर कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है मैथ। तो मैथ का जो है मैं फटाफट आंसर बता देती हूँ, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक, वहां से आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ में आंसर की भी मिलेगा। ठीक है। तो चलिए अब मैं इसका आंसर फटाफट बताती हूँ, वहां से आप बना लेना। 41 का आंसर हो जाएगा 35, 42 का आंसर आपका हो जाएगा 12, 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 53, 44 का आपका आंसर हो जाएगा 500, 45 का आपका आंसर हो जाएगा 250। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, ये होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी वजह से दाढ़ी मूंछ निकलना, सीने या पैर में जो बाल आते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मौजूदगी की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो आपका है वरुण। ठीक है। वरुण जो है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, और सूर्य से सर्वाधिक सामने समीप स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बुध। अब देखेंगे नेक्स्ट, पादप कोशिका में डीएनए होता है,
तो डीएनए आपका जो है हरित लवक, डीएनए में पादप कोशिका में डीएनए क्या होता है, तो हरित लवक में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और केंद्रक में भी आपका डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए आमतौर पर जनरली अगर बात करें तो क्रोमोसोम के रूप में होता है, इसलिए इसमें भी होता है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो ये है आपका बेंगलुरु में है आपका इसरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने घंटों में? तो ये 24 घंटों में जो है भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी एक दिन का पूरा समय ले लेता है। ठीक है, जमीन से देखने पर ये जो उपग्रह है आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? भू स्थैतिक रखा गया, जियोस्टेशनरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि आपका यहाँ पे हो जाएगा संवेग जो है ये सदिश राशि है, बाकी तापमान, ऊर्जा, दाब ये सब आपका अदिश राशि हो गया। नेक्स्ट है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग आपका कहा जाता है लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा और नीला, इसी से सारे कलर बनते हैं, इसलिए इसे प्राथमिक रंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र आपका कहाँ है? तो ये आपका हैदराबाद में है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह कुछ और देखेंगे, मेढक का नाम है क्या वैज्ञानिक नाम? तो राना टिग्रीना। बिल्ली का क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका कहते हैं बिल्ली को। कुत्ता को तो कैनिस फैमिलियर्स, ठीक है, कैनिस फैमिलियर्स। गाय हो गया बॉस इंडिकास। नेक्स्ट है कि घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है? तो घेघा जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो वो तांबे के बने होते हैं तड़ित चालक। नेक्स्ट है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पालक से प्राप्त करता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो ये मेंडलिफ ने की थी आवर्त के नियम की खोज। नेक्स्ट है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा लीवर यानी यकृत। यकृत जो है हेपेटाइटिस रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस में लीवर में सूजन आ जाती है, हो सकता है कि लीवर कैंसर भी हो जाए। अब 61 देखेंगे कि तेल में अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परवलयी वक्र का आकार लेगा। ठीक है, परवलयी वक्र का ये आकार लेगा कब? जब तेल जो है एक समान, तेल का टैंकर जो है समतल सड़क पर आगे की ओर बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, मतलब एक समान त्वरण के साथ जा रहा है, तो ये परवलयी आकार का आकार लेगा। अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो टाइगर रिजर्व और राज्य है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा टाइगर रिजर्व और राज्य है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना, ये आपका सही है। पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। ओरंग आपका असम में है, ओरंग टाइगर रिजर्व ये भी सही है। सरिस्का आपका कहाँ है? तो राजस्थान में है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है आपका राजस्थान में है। अब नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये क्या गया था 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम का जो है उसके प्रदूषण से और संरक्षण करने के लिए जो है नमामि गंगे कार्यक्रम आपका स्टार्ट किया गया 2014 में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है तेजाब है और इसका रसायन उद्योग में जो है ये मूल रासायनिक माना जाता है आपका H2SO4। क्यों? क्योंकि ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और तेल जैसा ये भारी तरल पदार्थ जो जल में हर परिमाण में क्या होता है? सॉलिड मतलब विलय हो जाता है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट है कि सूची 1 को अब सूची 2 से मिलाना है। तो अब देखें मॉर्फिन क्या है? तो मॉर्फिन जो है एक एनाल्जेसिक है। ठीक है, एनाल्जेसिक हो गया। सोडियम, तो सोडियम आपका किसमें? तो केरोसिन तेल,
ठीक है। बोरिक एसिड की बात करें तो ये आपका एंटीसेप्टिक का काम करता है। जर्मन सिल्वर ये क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। मॉर्फिन हो गया एनाल्जेसिक, सोडियम आपका केरोसिन तेल, और बोरिक एसिड हो गया एंटीसेप्टिक, और जर्मन सिल्वर ये मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, तो उस हिसाब से हो गया आपका 65 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्न में से किसने दे दिया था, तो वो थे बोरिस जॉनसन, ठीक है। उनके खिलाफ इतना ज्यादा मंत्रिमंडल में बगावत हो गया था कि लगभग वो 2 दिन में ही लगभग 40 से ज्यादा जो इस्तीफा है उनके खिलाफ पड़ गया था। तो वो क्या किया, उसके बाद वो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आपका बनती है लीज ट्रस, लीज ट्रस के बाद ही बनते हैं ये आपके ऋषि सुनक, महिला है लीज ट्रस्ट। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है, तो ये आपका हो जाएगा NSSO, ठीक है। NSSO है जो भारत में बेरोजगारी का डेटा वो एकत्रित करता है। नेक्स्ट है कि 2021 में भारतीय नागरिक का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों के शीर्ष पसंद का देश कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका कनाडा है। तो भारतीय नागरिकों ने जो भारतीय नागरिकता जो त्याग की थी, किस लिए, तो कनाडियन बनने के लिए, ठीक है। कनाडा का नागरिक कहलाने के लिए जो है आपका यहाँ पे वहां का नागरिक होने के लिए यहाँ का त्याग करना ही पड़ेगा, तो त्याग हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट 1 दिवसीय विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है, तो 2025, ठीक है। ICC महिला क्रिकेट 1 डे वाला जो विश्व का वर्ल्ड कप होगा, तो उसके लिए मेजबानी चुना गया है किसको, तो 2025 के लिए, ठीक है। 2024 में बांग्लादेश इसका मेजबानी करेगा, ठीक है। 2024 में आपका बांग्लादेश, और 2025 में जो है इंडिया करेगा। श्रीलंका तो 2027 में करेगा। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य रागी का अग्रणी उत्पादक है, तो वो है कर्नाटक, ठीक है। रागी यानी फिंगर मिलेट्स, तो ये आपका अग्रणी उत्पादक कौन है, तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आशीष कुमार चौहान को, ठीक है। आशीष कुमार चौहान को NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो है प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में इनको चुना गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली अंचिता सूली किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ये भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है आपकी अंचिता सूली। नेक्स्ट आपका है भारोत्तोलन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है अंचिता सूली, 73 किलो का में खेलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। क्यों आता, क्योंकि इस दिन जो है ट्रिपल तलाक को जो है कानूनन रूप से इसके खिलाफ, ट्रिपल तलाक नियम के खिलाफ कानून लागू करने की जश्न मनाने के लिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। अगर कोई ट्रिपल तलाक इस तरीके से करता है, जिसको तलाक बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है, तो मुस्लिम में उनको क्या होगा, उन अपराधियों को जो है 3 साल की सजा होगी, जेल होगी, और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो वो हैं सुरेश रैना, ठीक है। सुरेश रैना जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर बात करें कि 2022 में जब मेगा नीलामी हुआ था, तो उसमें इनको जो है कोई भी टीम वाला नहीं खरीदा था। उसके बाद वो डिसाइड करते कि मैं सारा जितना भी क्रिकेट का जितना भी प्रारूप है सबसे संन्यास लेना है, ये सुरेश रैना है, जबकि ये काफी अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे DGCI की मंजूरी मिली है, तो ये हो जाएगा आपका भारत बायोटेक, ठीक है। नेजल वैक्सीन कौन विकसित किया है, तो भारत बायोटेक। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो 2024 तक जो है जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात हो रही है, वो हो गया, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 2015 से शुरू किया गया था। पहले 2022 था, लेकिन बाद में शहरी लाभार्थियों को जो है बाद में जो है इसको बढ़ा करके 2024 कर दिया गया।
नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी 2G का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, वो कौन सा है? तो IOCL है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने जो है इथेनॉल प्लांट लगाने का ये किया है, जो 2G का इथेनॉल प्लांट इसने विकसित किया, IOCL। नेक्स्ट है कि कौन सा फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो ये आपका है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग, ठीक है, ये सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से वैक्सीन विकसित करेगी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और एक है कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी विभाग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मिखाइल गोर्बाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के थे? तो ये रशिया के थे, रूस के थे, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव जो है एक रूसी और पूर्व सोवियत संघ का जो है राजनेता थे, ठीक है। 1990 से लेकर 1991 में जब विघटन होता है USSR का, तो उस समय राष्ट्रपति के रूप में यही थे, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रही लिनथोई चनम्बम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये आपका जुड़ी हुई है जूडो से, ठीक है, जूडो से आपका जुड़ी हुई है कौन? लिनथोई चनम्बम ने वर्ल्ड कप में जो है वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं आपका लिनथोई चनम्बम। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जो है PKC यानी परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट है कि विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर हैं, वो किस देश के हैं? तो ये आपका जो है कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है, नाम है एंटोन जिलिंगर भौतिकी में, और ये आपका है कहाँ के? तो ऑस्ट्रिया के हैं। इनके साथ आपको किसको किसको मिला था? तो एलेल एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जिलिंगर, ये तीनों को एक साथ मिला था 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, एलेल एस्पेक्ट, जॉन ऑफ क्लॉजर और एंटन जिलिंगर। नेक्स्ट है कि ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो ये आपका है टेस्ला, इसको लॉन्च किया था, तो एक मिनट, टेस्ला का है, ठीक है, ये जो है आपका किसका है? टेस्ला का है। टेस्ला का CEO कौन है? तो एलोन मस्क है, और इन्होंने ऑप्टिमस नाम का जो है प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया था। अब देखेंगे नेक्स्ट, एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा जो है सुपरटेक पहल है दक्ष की शुरुआत की गई है। ये बैंक क्या करेगा? उन्नत निगरानी प्रणाली है ये, और उन्नत बनाने की इससे जो उम्मीद की है, ठीक है, निरीक्षण करेगा, ये सारा काम जो है आपका प्रणाली दक्ष के द्वारा होगा। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका पंजाब में किया गया है, ठीक है, एशिया का, पंजाब का कहाँ पे? तो संगरूर में आपका हुआ एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया पंजाब के संगरूर में। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के लीडर लियो बराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो आयरलैंड का, ठीक है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अगरतला, ठीक है, अगरतला में, त्रिपुरा के अगरतला में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च यानी ICMR NAR FBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में आपका नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया गया। 90 नंबर है कि यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो नमामि गंगे को जो है आपका टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान मिला है, किसके द्वारा? UN के द्वारा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 का आयोजन कर रही है? तो ये आपका मेघालय में, ठीक है, मेघालय में काजिंद 22
हो रही है। पहले इसका क्या नाम था, इसका नाम था प्रबल दोस्तिक, ठीक है, और इसका नाम चेंज करके 2018 में चेंज करके कर दिया गया काजिंद। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण 26 में किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है? तो अभी चल रहा है कौन सा, 26वां चल रहा है सूर्य किरण, तो ये नेपाल के साथ है। सूर्य किरण हमेशा आपका किसके साथ होता है, भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। और ये आपका जो हो गया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ये कहां पर हो रहा है, तो नेपाल में ही होगा ये। नेक्स्ट हो गया है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं? तो ये आपका हो गए अब्दुल गफूर, ठीक है। अब्दुल गफूर जो है 1973 से 75 तक बिहार का मुख्यमंत्री रहे और ये पहले विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? अब्दुल गफूर। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पटना में ही, ठीक है। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट पटना। बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये पटना में ही है, बिहार म्यूजियम। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो आपका है विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी को जो है भोजपुरी सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म कौन सा, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो का जो है क्या किया था, उसका जो है निर्देशन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है? तो वो हो गई आपकी कमला, ठीक है। मिथिला क्षेत्र में कमला को जो है गंगा के समान पवित्र माना जाता है। ये बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से ये एंटर करती है। 98 है कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आलोक मेहता जी हैं, ठीक है, आलोक कुमार मेहता जो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री। नेक्स्ट है बिहार में वज्रपात से बचने के लिए कितने जिलों में हूटर लगाने की योजना है? तो वो हो जाएगा सभी जिलों में, 38 जिला में लगेगा आपका हूटर, ठीक है। और हूटर क्या होता है? हूटर होता है कि लगभग जब ये गिरने वाला रहता है, ठीक है, बिजली गिरने वाला रहता है तो उसका 40 मिनट पहले ही हूटर में आपका आ जाता है कि इस साइड जो है आपका बिजली गिरने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा सभी जिलों में। नेक्स्ट है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांवों में एक एक चापाकल लगाए जाने की योजना है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। बिहार के गांव में पानी उपलब्ध कराने के लिए एक चापाकल लगाने की योजना कितना है? तो 10,000। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।